नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे कंप्यूटर जीके से प्रश्न देखने वाले हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर 22 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के। और ये आपने जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर पेपर के लगाए हुए हैं तो वहाँ से आपको खुद पता पड़ रहा होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी एनालिसिस किया होगा तो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप इसे प्रैक्टिस सेट की तरह जो है क्वेश्चनों को लगा पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, वेब पेज एडिटर वर्क ऑन, यानी जो वेब पेज एडिटर होते हैं वो किस पर काम करते हैं, किस सिद्धांत पर काम करते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन है यहाँ पर www, ऑप्शन बी है यहाँ पर HTML, ऑप्शन सी है यहाँ पर WYSIWYG, और फोर्थ ऑप्शन है WYGWYSC। यानी ये क्वेश्चन जो है आपको पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है दरअसल। तो अगर आपको पता हो तो इसमें जो है WYSIWYG, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो जो वेब पेज एडिटर होता है वो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इस पर सिद्धांत पर काम करता है। यानी आप क्या देखते हो और क्या पाते हो, इस सिद्धांत पर जो है काम देखने को मिलता है वेब पेज। ओके, HTML जो रहती है, HTML आपकी बात की जाए तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये भी जो है वेब डिज़ाइन के लिए यूज किया जाता है। ये एडिटर है, जबकि बात की जाए ये वेब डिज़ाइन HTML हो गए, जैसे पाइथन हो गए, तो इसमें जो है वेब डिज़ाइन की जाती है, वेबसाइट बनाई जाती है, तो ये अलग हो गई। और वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको जो है इंटरनेट से संबंधित देखने को मिलती है। तो आपको तीनों ही चीज़ें याद रखना है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट इज ए सिस्टम इन विच editing software allow content to be edited in form that resemble its appearance when printed or display as a finished product such as a printed document, वेब पेज हो गया, स्लाइड प्रेजेंटेशन हो गया। तो आप यहाँ पर प्रेजेंट देखिए, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, वेब पेज और स्लाइड प्रेजेंटेशन, ये तीनों ही आप देख सकते हो इसके एग्जाम्पल हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि स्लाइड प्रेजेंटेशन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये भी आप लगा सकते हो यहाँ पर, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ओके, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया है कि डैश एक कंटेनर में, एक कंटेनर है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाने के वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटकों को रखता है। ऑप्शन है यहाँ पर सिस्टम यूनिट, बी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, सी ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, और डी ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो रहता है वो एक कंटेनर होता है जिसमें कंप्यूटर के जो सिस्टम होते हैं बनाने वाले अधिकांश जो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक होते हैं, तो इसी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ओके, तो याद रखना है कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल का काम करता है, जो भी परफॉर्मेंस होती है उनको, और परफॉर्मेंस जो देती है वो दरअसल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, गुणा हो गया, ये सब चीज़ें जो परफॉर्मेंस हमें इनके माध्यम से, और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को। तो याद रखना है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, तो ये स्टोरेज से संबंधित होती है, जैसे कि आपकी SSD होती है। तो ये अलग अलग चीज़ें। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, यानी इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए 1 KB दिया हुआ है, 1 MB दिया हुआ है। तो 1 KB अगर हम बाइट्स में देखते हैं तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है, और 1 MB जो रहता है वो होता है 1024 KB के, किलो बाइट्स जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते थे कि 1 KB, तो ये तो हमारा गलत हो जाए, 1 KB 1024 बाइट्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। MB यहाँ पर देखोगे तो ये सभी तो हैं, बाकी तीन जो ऑप्शन है यहाँ पर ये गलत दिए हुए हैं। तो इन सभी को याद रखना है। 1024 MB आपसे पूछ लिया है तो 1 GB के बराबर होता है। तो सिस्टम बात की जाए तो जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं उनसे आप देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना है। 1 से 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि MSN का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। MSN जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है प्राप्त किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का इसका नाम बाद में कर दिया गया था, और ये किया गया था 24 अगस्त 1995 को। ओके, तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, 24 अगस्त 1995 को। इसके बाद देखा गया कि ये 1998 में माइक्रोसॉफ्ट रीनेम एंड मूव इट वेब पोर्टल टू द डोमेन नेम www.msn.com। ठीक है, तो इसका रीनेम कर दिया गया था बाद में, और इसका जो है डोमेन नेम जो है ये कर दिया गया था। तो ये हमें जो है प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, 1995 में।
अगले प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। विंडोज स्प्रिंग विंडोज स्प्रिंग टूल में डैश विकल्प वर्तमान कैप्चर मोड का इस्तेमाल करते हुए एक नए कैप्चर को शुरू करता है। ये कौन करता है? न्यू, अल्टर, रिफ्रेश या बात की जाए स्कैन। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा न्यू। न्यू जो टूल रहता है एक तरीके से, जो स्प्रिंग टूल में न्यू रहता है, तो वो हमें एक वर्तमान जो कैप्चर मोड का इस्तेमाल करते हुए नए कैप्चर की शुरुआत करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा न्यू, न्यू ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वे स्वतः अध्ययन के साधन और पाठ्यक्रम होते हैं, यानी सेल्फ लर्निंग होते हैं, जो टूल्स होते हैं, कोर्स होते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, पूछा गया है। विकी टूल्स, विक्शनरी, और बात की जाए विकीवर्सिटी या विकी न्यूज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, विकीवर्सिटी। जैसे कि यूनिवर्सिटी होती हैं, वैसे ही इसे आप याद रख सकते हो। विकीवर्सिटी जो रहता है ये स्वतः ही अध्ययन करने का साधन होते हैं और पाठ्यक्रम होते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विक्शनरी जो है ये बात की जाए तो मीनिंग से संबंधित होते हैं पूछते, और यही बात की जाए तो विकी न्यूज जो रहती है ये न्यूज से संबंधित देखने को मिलती है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है और उसमें फाइल फॉर्मेट पूछा गया है तो वो कौन सा रहता है? ऑप्शन है यहाँ पर ms.db, acc.db, .mdb, .msdb, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन .mdb। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, तो ये जो है फाइल फॉर्मेट होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को सहेजने के लिए। ओके, सेव करने के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इंसर्ट साइटेशन विकल्प एमएस वर्ड के किस टैब में उपलब्ध होता है। तो देखिए आपने देखा होगा कि एमएस वर्ड हो गए तो जो उसके पैनल रहता है ऊपर वाला, उसमें आप देखोगे कि यहीं से जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन से टैब में कहाँ देखने को मिलता है। होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया। तो इन सबको आप एक बार, जिसके देखिए कंप्यूटर है जिसके पास, तो आप कंप्यूटर तो ऑलमोस्ट होगा ही सबके पास, क्योंकि आपको टाइपिंग भी करनी रहती है। तो वहाँ पर आप इन सबको देख लिया करो कि कौन सी चीज़ें कहाँ है। अगर आपको देखने में जो है क्या है कि ज़्यादा चीज़ें हमें रिमेंबर रहती हैं, तो यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है कि जो इंसर्ट सेंटेंस विकल्प होता है, तो टेबल, फॉर्मेट, रेफरेंस या बात की जाए इंसर्ट, तो ये हमें जो है रेफरेंस में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में क्लिप बोर्ड पर स्क्रीन की तस्वीर हुई प्रतिलिपि बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में, तो एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है, एमएस वर्ड हो गया, तो इन सब से जो है आपको क्वेश्चन ऑब्वियसली देखने वाले होते हैं। तो खासकर जो है एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल जिसे हम डेटाबेस के लिए यूज करते हैं, तो इन तीनों को जितने भी पॉइंट हैं एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़ लेना आप, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और इस पर ऑलरेडी मैं क्वेश्चन डाल चुका हूँ, करीबन 50 क्वेश्चन सबके डाल चुका हूँ, तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं उन्हें कीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें पूछा क्या गया है कि कोई पिक्चर है उसको कॉपी करके स्क्रीन के पार्ट में हम जो है किस कॉम्बिनेशन के माध्यम से, की के माध्यम से ये सब कर सकते हैं। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन के माध्यम से जो है हम इसको, जो एमएस पावर पॉइंट में क्लिप बोर्ड पर स्क्रीन की तस्वीर को जो है प्रतिलिपि बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन सी समस्या उन्मुख यानी प्रॉब्लम ओरिएंटेड भाषा है। ठीक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड या बात कीजिए प्रोग्राम एंड ओरिएंटेड भी आपको लिखना मिल सकता है। तो ये कौन सी भाषा है? ऑप्शन है यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये आपको जो है हाई लेवल लैंग्वेज देखने को मिलती है, जो प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज जो रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में आपको C++, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है आप देखोगे हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम जो है लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और इस पर भी मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, रिपीट पूछे जाएंगे, क्वेश्चन की भाषा चेंज हो जाएगी। तो मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर डाले हैं, तो जितने भी हैं आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ अगर आपने अच्छे से चीज़ें वहाँ पर समझ ली हैं तो आपका एग्ज़ाम
मतलब एग्जाम आपको क्लियर हो जाएगा, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सा बस पढ़ने लिखने की प्रक्रिया के अनुक्रमण को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा बस जो रहता है वो रीड राइट ऑपरेशन को सिक्वेंसली देखने को मिलता है, कंट्रोल बस, डेटा बस, वर्चुअल बस, या बात की जाए एड्रेस बस, तो ये हमें जो है कंट्रोल बस के माध्यम से देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि डैश आइकन का अर्थ ड्रॉप बॉक्स या ट्रे मेन्यू बार में सभी फाइलें जो है यहाँ पर अधिक, यानी बात की जाए तो ए आइकन मीन्स दैट ऑल द फाइल इज ड्रॉप बॉक्स रे मेन्यू बार ए अप टू डेट। ठीक है, तो अप टू डेट मतलब यहाँ पर मेन्यू बार में जो सभी फाइलें होती है वो अप टू डेट होती हैं। तो एक इसमें जो आइकन पूछा गया है कि लाल, हरा, नीला, या बात की जाए सफ़ेद, तो इसमें से कौन सा रहता है, तो ये हरा होता है। तो हरा आइकन का अर्थ होता है यहाँ पर जो भी फाइल रहती हैं वो अपडेटेड रहती हैं। आपने देखा होगा कि चलिए मैं आपको एक मान लो कोई आपके सिस्टम में एप्लीकेशन है, ठीक है, तो मान लो आपका सॉफ्टवेयर ही जो रहता है जो आपको वायरस से बात की जाए बचाता है, जिसमें ऑलरेडी विंडो में इंस्टॉल होता है पहले से ही, तो आपने देखा होगा कि वो आउट ऑफ डेट हो जाता है। तो जब आप उसे पूरा अपडेट करते हो तो वो ग्रीन साइन बन के आ जाता है, उस पर आ जाता है कि नहीं आता है। तो आप ऐसे करके याद रखना कि जो हरे यानी ग्रीन आइकन का अर्थ होता है ये अपडेटेड फाइल होती हैं पूरा अप टू डेट। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बैकअप के लिए निम्न में से कौन से नियम सबसे अधिक उपयोगी होता है। कोई बैकअप है, आप किसी डेटा का बैकअप बना रहे हो, तो इसमें से कौन सा रूल जो रहेगा वो सबसे अच्छा रहता है। 4-2-1 नियम, या 3-2-1 नियम, या 4-3-2-1 नियम, या 4-3-1 नियम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो रूल रहता है 3-2-1 बैकअप रूल, जो कि सबसे इजी रिमेम्बर करने में और बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बात की जाए तो जैसे कि रूल नंबर, जैसे कि यहाँ पर 3-2-1 है तो कीप एटलीस्ट 3 कॉपी योर डेटा। तो 3 का मतलब है यहाँ पर कि जो आपका डेटा है उसकी 3 कॉपी आप बना के रखो। दूसरी की बात की जाए तो स्टोर 2 बैकअप कॉपी ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया, यानी आप जो बैकअप बना रहे हो 2 स्टोरेज मीडिया के माध्यम से 2 जगह जो है आपको रखना है। और वहीं बात की जाए विथ वन ऑफ देम लोकेटेड ऑफ साइड, तो आपको एक ऑफ साइड पर रखना है। तो ये जो है इसका बैकअप का रूल होता है जो सबसे रिलायबल और मोस्ट सबसे अधिक उपयोगी देखा जाता है। 3-2-1। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से समापन का पहला चरण क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन है यहाँ पर यह निर्णय करना कि क्या मापना है। ऑप्शन दूसरा है यहाँ पर जिसे मापना है उसके डेटा की पहचान और संग्रहण। तीसरा ऑप्शन है डेटा का विश्लेषण, और चौथा ऑप्शन है डेटा का संक्षेपण और विश्लेषण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। भाई हम कोई भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये हमें निर्णय करना है कि उसको नापना क्या है, ये निर्णय करना है कि क्या नापना है। भाई चलो मैं मान लेता हूँ एक रेक्टेंगल ही है, अब आप सोचोगे कि इसका नापना क्या है, क्योंकि डायगोनल भी है, लेंथ भी है, हाइट भी है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको पहले यह नापना पड़ता है कि इसमें निर्णय क्या करना है, क्या नापना है, लंबाई नापना है। तो ये पहला जो है चरण होता है इस तरीके से। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एमएस एक्सेल में विशिष्ट परिणाम की व्यवस्थाएं जैसे स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग उपस्थित होने हैं। डैश चार्ट का प्रयोग उपयुक्त होता है। एरिया, सरफेस, लाइन, या बात की जाए क्लस्टर, कॉलम। तो ये हमें किस चार्ट में देखने को मिलते हैं, ये पूछा गया है। तो ये हमें क्लस्टर कॉलम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में स्कैटर चार्ट का प्रयोग संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्कैटर चार्ट का उपयोग जो है रिकमेंडेड नहीं किया जाता है इनमें से। तो ऑप्शन है यहाँ पर आप उस अक्ष रेखा को एल्गोरिथम परिणाम में बनाना चाहते हैं। ऑप्शन बी है यहाँ पर संख्यात्मक अनुपात दर्शाने के लिए आप डेटा को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ऑप्शन सी है हॉरिजेंटल अक्ष रेखा के मूल्यों को समान दूरी पर नहीं रखा गया। और फोर्थ ऑप्शन है हॉरिजेंटल अक्ष रेखा में कई डेटा बिंदु होते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है एक तरीके से रिकमेंडेड नहीं किया जाता है अगर हमें स्कैटर चार्ट जो है
बनाना है। तो इसमें जो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, दरअसल जो संख्यात्मक अनुपात दर्शाने के लिए अब डेटा के टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं चाहते हैं। ओके, तो ये हमारा गलत है इसमें। बाकी ये सभी चीज़ें जो है इसका चार्ट में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम एंटीवायरस प्रोग्राम जैसा होता है? ऑप्शन है यहाँ पर एंटी फेयरवेयर, एंटी स्पाईवेयर, एंटी थ्रेड, एंटी प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एंटी स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर जो होता है वो एक सिमिलरली जो है एंटी वायरस प्रोग्राम जो रहता है, जो हमें वायरस से बचाता है, ठीक है, वायरस से बचाता है। तो एक तरीके से एंटी स्पाईवेयर, एंटी मतलब ये किसी का अपोजिट, स्पाईवेयर मतलब किसी की जासूसी करना एक तरीके से। अब भाई वायरस जो होते हैं या तो आपका डाटा चुरा लेगा, ठीक है, या आपकी निगरानी करता रहेगा और ऐसा टाइम देखेगा कि हाँ ये टाइम सही है, तो आपका पूरा डाटा जो है वो चुरा लेगा। तो एंटी स्पाईवेयर, ठीक है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट या उल्टा सीधा, उल्टा मतलब, ठीक है, स्पायर मतलब होता है कोई जासूस, तो जासूस का उल्टा एक तरीके से। तो ये हमें जो है एंटीवायरस प्रोग्राम की तरह ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बूटिंग प्रोग्राम, बूटिंग प्रक्रिया में पोस्ट के बाद की सेटिंग इससे संग्रहित होती है, रोम, रेम, सी सी मॉस या हार्ड डिस्क। तो पोस्ट के बाद जो सेटिंग संग्रहित होती है बूटिंग के दौरान, तो सी मॉस होती है। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। सी मॉस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ओके, तो ये आप याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बैंक एटीएम में किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो ये भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने मेरा टोपोलॉजी का वीडियो देखा होगा, जो कि मैंने एक टोपोलॉजी पे वीडियो बनाया, तो वहाँ पर मैंने बताया था। तो जो हमारा एटीएम होते हैं उसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है, स्टार, रिंग, हाइब्रिड, या बात की जाए मैश टोपोलॉजी। तो इसमें आंसर दरअसल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्टार टोपोलॉजी। जो एटीएम होते हैं स्टार टोपोलॉजी का यूज होता है इसमें। तो आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं। अगला प्रश्न है, उस शब्द है HPUDP का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर HP यूनिक पिंक ड्राइवर, HP यूनिवर्सल प्रिंट ड्राइवर, HP यूनिवर्सल पॉइंटर ड्राइवर, और फोर्थ ऑप्शन है HP यूनिवर्सल प्लोटर ड्राइवर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा HP यूनिवर्सल प्रिंट ड्राइवर। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और जितना हो क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, और जो थ्योरी है आप उसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। यही चीज़ें हैं जो आपको परीक्षा में जो है सक्सेस दिलाती हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप सोचो कि मैं शॉर्टकट पढ़ के या कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ के जो है एग्ज़ाम में पास हो जाऊं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार चीज़ों को। देखिए, प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट बनोगे, परफेक्ट इम्प्रूवमेंट आएगा आपको खुद देखने पर। आप सोचिए कि अगर आप कोई भी चीज़ की या कोई भी आप बात की जाए तो कोई भी चीज़ सीखते हो, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है उस चीज़ में आप जो है माहिर बनोगे। तो वो हर चीज़ लागू होती है, पढ़ाई हो या कोई फिजिकल एक्टिविटीज हो। अब दौड़ना ही है तो दौड़ना, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपकी दौड़ अच्छी होगी। अगर आप रोक रोक के करोगे या बात की जाए छोड़ के करोगे तो आपको कुछ मतलब नहीं निकलता। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जितना हो प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की, और टेस्ट सीरीज लगाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।